नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। अब होगा हिसाब, प्रिंस खान का करीबी मेजर 6 दिन की रिमांड पर, धनबाद पुलिस करेगी पूछताछ। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान ने भरी उत्साह, 11 बजे तक करीब 40% मतदान दर्ज। गोविंदपुर जाम के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान, अवैध पार्किंग पर कटे चालान। बारिश के बीच मतदान का उत्साह, गलती में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। यूएई ने ओपेक प्लस छोड़ा, वैश्विक तेल बाजार में बढ़ेगा संतुलन और कीमतों में उतार चढ़ाव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को संचालित करने वाला मुख्य सूत्रधार सैफी उर्फ मेजर अब धनबाद पुलिस की गिरफ्त में। अब पुलिस को 6 दिन की रिमांड मिल गई है। धनबाद पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे गैंगस्टर प्रिंस खान के दाहिने हाथ सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि मेजर को दुबई के अजमान से पकड़कर लाए जाने के बाद कोलकाता में डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोलकाता की संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं धनबाद पुलिस की बात करें तो धनबाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेने को लेकर न्यायालय में आवेदन भी प्रस्तुत की थी और 7 दिन का रिमांड मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिनों का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। फिलहाल धनबाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अब 6 दिन के गहन पूछताछ में पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है। साफ तौर पर धनबाद पुलिस ने यह संदेश दिया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और कहीं ना कहीं पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। धनबाद के बाद अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में आज राज्य के 142 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह साफ झलक रहा। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार मतदान की रफ्तार तेज रही और सुबह 11 बजे तक करीब 40% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई। जिलावार आंकड़ों में पूर्व वर्धमान सबसे आगे रहा, जहां 11 बजे तक लगभग 44% से अधिक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग नजर आए। वहीं कोलकाता की चर्चित भवानीपुर सीट, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में, वहां मतदान प्रतिशत औसत से कम देखा गया और यह करीब 37% के आसपास रहा। इस चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की भारी तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो शुरुआती घंटों में ही बम्पर मतदान ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार भी मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब बात करेंगे हम धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद के गोविंदपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम के खिलाफ ट्रैफिक डीएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को गोविंदपुर टुंडी रोड और बलियापुर रोड पर विशेष अभियान चलाकर अवैध पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत दी गई। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य जाम की समस्या से आम लोगों को राहत दिलाना था। अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क पर अवैध कब्जा और गलत पार्किंग किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी देखिए यह हमारी रिपोर्ट। धनबाद के गोविंदपुर में लगने वाले भीषण जाम की समस्या से अब जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाला है। धनबाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और धनबाद के जो ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह है, उन्होंने अभी पूरे स्थल का निरीक्षण भी किया
और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सर्विस लेन पर जो गाड़ियां अनाधिकृत रूप से खड़ी करके और जाम का एक मुख्य कारण जो बनते थे उन पर भी नोटिस जारी किया गया है, उनको भी पकड़ा गया है। कई टोटो, टेम्पो और बस चालकों को भी जो है चालान काटा गया है, ताकि आइंदा आगे से वो अनाधिकृत जगहों पर गाड़ियां न लगाएं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। गोविंदपुर में जैसा है कि एलिवेटेड रोड बनने के कारण सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हुई है, जिससे लगातार यहाँ जाम की समस्या रह रही थी। तो कुछ जो कट था उसको हम लोग बंद किए हैं, तो लगभग 90% उसमें निजात मिला। लेकिन अवैध पार्किंग को लेकर के खास करके राजेंद्र चौक टुंडी मोड़ के पास या बलियापुर मोड़ के पास कुछ ऑटो, टोटो या फिर बस जिनको बताया गया है कि वो आगे जाके रोकें, वहाँ पब्लिक को आगे जाके लें, फिर भी वो टर्निंग के आसपास रोकते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक ऑटो, टोटो को एवं कई बसों को भी जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग करते हैं, जिनसे लोगों को कहीं ना कहीं जाम की समस्या जिसके कारण से आती है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को बार बार मेरे तरफ से अपील किया जा रहा है, हमारे सीनियर सारे वरीय पदाधिकारी, कि ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है तो इसमें सड़क की चौड़ाई सामान्य रूप से कम हुई है, तो आप इसमें मदद करें। अनावश्यक रूप से आप जो निर्धारित प्रशासन सोच समझ के किया है, आप उन जो जगहों पे जाके कार को पार्क करें। हम लोग अपने ही चाह रहे हैं कि पब्लिक को कम से कम समस्या हो, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी पूर्वक अवैध रूप से पार्किंग नहीं करें, ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ा करें, पब्लिक को चढ़ाए जहां से कि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो कुछ लोग दुकानदार जो है वो तो सड़क पर, सर्विस लेन पर गंदगी भी फेंक देते हैं, कचरा भी फेंक देते हैं। उस संबंध में भी तो स्थानीय प्रशासन है, थाना प्रभारी हैं या सीओ हैं, तो उनके द्वारा देखा गया है। सीओ के द्वारा इंक्रोचमेंट हटाने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है, कुछ हटा है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया चलते रहेगी तो हम लोग इस इलाके को थोड़ा खाली रख सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, लगातार आप लोग के द्वारा इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, लोगों को बताया नहीं, हम बात समझ रहे हैं, तो इसी के लिए तो उनको बार बार अवेयर भी किया जाता है कि आप यहाँ ये जाम की समस्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है गोविंदपुर के लिए। हालांकि अब हम लोग लगभग 90% से अधिक उसमें कंट्रोल कर चुके हैं, फिर भी लोगों से अपील है और उनको समझाते भी रहते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं, चालान भी उनके विरुद्ध करते हैं, ताकि लोगों में सुधार हो। और सुधार हुआ है, नंबर ऑफ परसेंटेज कम हुआ है अवैध पार्किंग करने वालों का, और हम लोग की कार्रवाई से उसका असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये लगभग प्रायः लोग नहीं करें, ताकि हम और सुचारू व्यवस्था कर सकें। धनबाद मोड़ कब तक खुलेगा लगभग? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धनबाद मोड़ को बंद करने से जाम की बड़ी समस्याएं समाप्त हुई है और लोगों को बहुत परेशानी भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, ये आगे सड़क विभाग वालों से बात करेंगे, तो आशा है कि 4-5 महीने में वो खुलने की संभावना है। तो जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लगभग दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया है और उन्हें यह हिदायत दी गई है कि आइंदा अनाधिकृत जगहों पर पार्किंग न करें और जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि कौवा बांध से लेकर रतनपुरा तक जो 3 से 4 किलोमीटर तक लगभग लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रही है, और जिस कारण से कहीं ना कहीं रोड जो है वो संकीर्ण हो चुका है और जाम की समस्या आए दिन लगती रहती है। उसी कारण से ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी बर्डन पड़ा है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में ट्रैफिक विभाग भी लगी हुई है। साथ ही धनबाद मोड़ की बात करें तो धनबाद मोड़ के कट को बंद कर दिए जाने से कई लोगों को यहाँ गुजरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सुभाष चौक में लगने वाले जाम के ऊपर भी बात किया और कहा कि वहाँ पर भी दिशा निर्देश जो ट्रैफिक जवान है उन्हें दी गई है कि अनाधिकृत रूप से लोगों को जो गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं उनको रोका जाए, और साथ ही इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं धनबाद के लोगों को, खासकर गोविंदपुर के लोगों को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। और इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का भी अभियान लगातार जारी रहेगा और गोविंदपुर को जाम मुक्त बनाने की जो ठानी है ट्रैफिक पुलिस ने उसे करके दिखाना है। यही बात ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कही। हालांकि अब देखना है कि लगातार ट्रैफिक विभाग का दौरा चल रहा है, ट्रैफिक विभाग अपने काम पर जो है वो अडिग है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जाम की समस्या उत्पन्न होती है, वो कैसे ठीक हो पाए। पूर्णकाल में गोविंदपुर में जो होने वाली जाम की समस्या, इससे निजात कैसे मिलेगी वह भी देखना है। लेकिन फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे थे किस कदर जाम को लेकर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है और जो अवैध तरीके से
पार्किंग किए जा रहे हैं या फिर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करना होगा, जहां गलती विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान के दौरान बारिश भी मतदाताओं की जोश को कम नहीं कर सकी। सुबह से ही हो रही बारिश के बावजूद बुद्धबुद्ध महाकाली विद्यालय और बुद्धबुद्ध हिंदी स्कूल समेत विभिन्न बूथों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। इन दोनों बूथों को प्रशासन ने मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया है, जहां मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सेंट्रल फोर्स पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सुबह से ही फोर्स ने बुद्धबुद्ध बाजार, सुकदल और वीर सिंह सहित कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर सड़कों पर अनावश्यक रूप से जाम भीड़ को हटाया। मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं को छोड़कर अन्य किसी को भी बेवजह सड़क पर रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मतदान के उत्साह की आज कहीं ना कहीं केंद्रीय बल भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और सड़कों पर जो भी अनावश्यक भीड़ है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए थोड़ी सी सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनके उत्साह में भी चरम है और साफ तौर पर उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। সকাল আসার কারণ এই যে কোমরে ব্যথা, সিনিয়র সিটিজেন, তার জন্য আমরা আগে আগে এসেছি, কিন্তু সেই সুযোগটা তো পাচ্ছি না। সকালবেলায় ভিড়, সকালবেলাতেই ভিড়, এমনকি বেলা বাড়ার সাথে সাথে যে রোদের তাপ বাড়বে সেটাও একটা কারণ। সেটাও একটা কারণ। ওইটা বিরাট কারণ, ওটা তো বিরাট কারণ। কোনটা? ওই রোদ বাড়বে বলে। আর আমরা মেয়ে, ঘরে গিয়ে রান্না বান্না আছে, এটা তো করতেই হবে। আর এইটা ছুটি নেই, এটা ছুটি না। আপনার নামটা? শিখা রায়। সকাল আসার কারণ এই যে কোমরে ব্যথা, সিনিয়র সিটিজেন, তার জন্য আমরা আগে আগে এসেছি, কিন্তু সেই সুযোগটা তো পাচ্ছি না। সকালবেলায় ভিড়, সকালবেলাতেই ভিড়, এমনকি বেলা বাড়ার সাথে সাথে যে রোদের তাপ বাড়বে সেটাও একটা কারণ। সেটাও একটা কারণ। ওইটা বিরাট কারণ, ওটা তো বিরাট কারণ। কোনটা? ওই রোদ বাড়বে বলে। আর আমরা মেয়ে, ঘরে গিয়ে রান্না বান্না আছে, এটা তো করতেই হবে। আর এইটা ছুটি নেই, এটা ছুটি না। আপনার नामটা? শিখা রায়। अब रुख हम अंतर्राष्ट्रीय जगत का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया से एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने वैश्विक तेल उत्पादक संगठनों यानी ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का फैसला कर लिया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के लिए अहम माना जा रहा है और इससे तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई का यह निर्णय उसकी ऊर्जा नीतियों में आत्मनिर्भरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ओपेक प्लस से अलग होने के बाद अब यूएई अपने तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकेगा। इस फैसले का असर वैश्विक बाजार पर भी साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि ओपेक प्लस लंबे समय से तेल उत्पादन को नियंत्रित कर कीमतों को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में यूएई के अलग होने से तेल आपूर्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऊर्जा बाजार के जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस फैसले के दूरगामी प्रभाव सामने आएंगे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल उपभोक्ता देशों पर असर डाल सकते हैं। रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना ने पूरे जिले में आक्रोश पैदा कर दिया। दरअसल सवाल पूछने पर हुए इस हमले को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार बताया जा रहा है। बता दें कि हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान मौजूद पत्रकारों ने मंत्री से सवाल करना चाहा, लेकिन यहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना में एक पत्रकार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे पत्रकारों को कहीं न कहीं जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे। बावजूद इसके पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी को तुरंत नहीं रोका जा सका। इस घटना से पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सवाल पूछने पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों हुई। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। वहीं सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी पत्रकारों से मुलाकात कर घटना को निंदनीय बताया है। हाँ, दिन में
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम को कवर करने गए दो रिपोर्टर के साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट बदसलूकी किया गया, तो उसी के खिलाफ हम लोग अभी सदर थाना में आवेदन समर्पित किए हैं और उस पर FIR दर्ज, और जो उसमें लोग हैं, जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं जो मारपीट करने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हम लोग पहुंचे थे। हम लोगों ने आवेदन दिया, अब उस पर FIR होगा, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। कहीं बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वैसे इरफान अंसारी के बारे में क्या कहना है, वो विवादित आदमी है, विवादित मंत्री है, जहां जाते हैं वहां इसी तरह की घटना करते हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। वो कोई व्यवस्था सुधरता नहीं है, और उनके जो बयान हैं तो वो हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी कि देश में एक दूसरे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ही इरफान अंसारी है। इसीलिए कहते हैं कि पत्रकारों का घर चलता है। बिल्कुल, आपकी जो उलूल जुलूल बातें हैं उसको पत्रकार दिखाते हैं तो उनको TRP मिलता है, तो आप पत्रकारों के लिए पप्पू हैं। के इतिहास में एक काला दिन के रूप में हमेशा जाना जाएगा कि पत्रकारों के पास मारपीट जो हुई वो भी एक मंत्री जी के सामने हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री के सामने, पूरे प्रशासनिक अमला दमला के सामने जिस तरह से मीडिया बंधुओं के साथ मारपीट किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। इसे जितनी भी शर्मनाक कह सकते हैं हम लोग कहेंगे, ये काला अध्याय हो गया, पत्रकारिता के लिए काला अध्याय है। और हम मांग करेंगे ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तो कोई उम्मीद रहा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जल्द पीछा छुड़ाएं और ऐसे मंत्रियों को अपने कुनबे में न रखें। ये मंत्री कहीं रहने लायक नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र का बदनामी होती, पूरी देश की बदनामी होती कि कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह का कर सकता है। तो जल्द से जल्द प्रशासनिक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हजारीबाग के चाहे पुलिस अधीक्षक हैं या फिर उपायुक्त महोदय हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उसे तुरंत 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके उस सलाखों को पीछे डालना चाहिए। और कहीं न कहीं इसके लिए जो जिम्मेवार हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के लोग आज तक हजारीबाग में किसी के साथ मारपीट, कितनी भी घटना हुई मीडिया बंधु के साथ आज तक इतिहास में नहीं है ना, आज था। ये मंत्री जी के चमचे और उनके गुंडे थे जिन्होंने मारपीट किया। हम लोग भी राजनीति करते हैं और हम लोग भी समझे हैं कि मारने वाले लोग कौन थे और किनके इशारे पे की। उन्होंने इशारा किया कि इन लोग को मारो और इस तरह से मारा गया। चतरा का घटना पूछने से क्या क्यों नहीं पूछ सकता पत्रकार लोग, क्या ये घटना कोई अनुचित घटना था? क्यों नहीं पूछेगा कि चतरा का घटना जो हुआ उसमें क्या हुआ अभी तक? आप फिर उसी कंपनी को दे रहे हैं। उसके लिए बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन आप जिस तरह से इशारा करके पिटवाए हैं, आपके सामने अगर मंत्री के सामने उसके पास उसके पूरा फोर्स रहता है, उसके सामने कैसे कोई पीट सकता है बिना उनके मर्जी का? ऐसा हो सकता है कि आप रुक के क्यों नहीं उठाए? वो बच्चा तो मर जाता। अगर एक आध सेकंड देरी हो जाता, किसी भी प्रकार से उसकी जान जा सकती है। कितना डरा हुआ है, जिस तरह से उसको मॉब लिंचिंग की तरह मारा गया, ये निंदनीय है। इस मंत्री को तो झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सुरक्षित है और सारी जनता, खास करके भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और पूरे हजारीबाग के जितने भी लोग हैं सारे मीडिया बंधुओं से प्यार करते हैं। कभी भी आप लोग के साथ हम नहीं समझोगे कहीं आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की क्षति पहुंची होगी। हर लोग आपको मान सम्मान और उचित निगाहों से देखते हैं। मीडिया बंधुओं के साथ तो यहाँ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। आज 15 साल से हम इस राजनीति के क्षेत्र में हैं, कभी तो हमको इस तरह का सुनने में नहीं आया। क्या आप लोग को सुनने में आया क्या कभी? तो इस तरह का तो सुनने में नहीं आया। ये अगर ये बददिमाग मंत्री नहीं आते तो ये भी सुनने को नहीं आता। मीडिया अभी भी सेफ ही है, उस मंत्री से दूर रहे। मीडिया को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया रात बिरात हम तो देखते हैं, अकेले हमारे जो आप लोग भाई बंधु है रात को 12 बजे भी 11 बजे भी कवर करते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? सेफ है यहाँ के पब्लिक। कभी मीडिया बंधुओं को सम्मान की निगाह से देखिए, कभी किसी के साथ आज तक दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इसको आप मानिए, सच्चाई है। हजारीबाग के लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ये हमारे मंत्री महोदय नहीं आए रहते और इशारा करके पिटवाए नहीं रहते तो आज ये भी घटना नहीं घटती हजारीबाग। अब बात करेंगे हम मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेते हुए काफी बदलाव देखा जा रहा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को राजधानी रांची, पलामू, धनबाद और जमशेदपुर समेत राज्य के 10 से अधिक जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी बदलाव के कारण यह स्थिति बनी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। खासकर खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि वज्रपात जानलेवा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड में मौसम का यह बदलाव जहां गर्मी से राहत देगा, वहीं लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे, जहां लोकतंत्र के महापर्व के बीच कांगड़ा क्षेत्र में मतदान व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल 274 विधानसभा क्षेत्र के माधव मठ अनएड प्राइमरी स्कूल स्थित बूथ नंबर 65 पर ईवीएम खराब होने के कारण लंबे समय तक मतदाताओं को वेट करना पड़ा। आपको बता दें कि सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बूथ पर पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण लोगों ने हल्की बारिश के बीच भीगते हुए कतार में खड़े नजर आए और साफ तौर पर व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी दिखा दी। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के बाद ईवीएम को ठीक कर दिया गया, लेकिन आधे घंटे से अधिक समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। ऐसे में साफ तौर पर लोगों ने सवाल उठाया है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। चूंकि मतदान की प्रक्रिया में लोग अपने अधिकार का प्रयोग करने आते हैं, ऐसे में ईवीएम खराब होना अपने आप में बड़ा सवाल है। দিয়েছেন কিরকম হলো ভোটটা? ভালো হলো ভালো। মানে কত নম্বরে ছিলেন আপনি? 74। 74 নম্বরে। কিরকম যখন দেখলেন ভোটে গেলেন তা কিরকম ভিতরে অবস্থা আছে? ভিতরে ঠিক আছে, ভালো। সব ভালো আছে? আমি তাড়াতাড়ি এসেছি, কেন আমার মাথা ঘুরে, আমি রোদ্দুরে দাঁড়াতে পারি না। হ্যাঁ, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। এখন খুলে নেই, 7টার সময় খুলবে বলছে। কেন মাথা ঘুরে আমি দাঁড়াতে পারি না বেশি। আচ্ছা, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। कहीं से समस्या? नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं है। हमारे यहाँ 5 बूथ है, यहाँ 5 बूथ सब ठीक है। एक उधर 73 नंबर बूथ में मशीन ख़राब है, उनको बोले हैं नया मशीन लगाने के लिए, तब उसके बाद वोट चालू करने के लिए। बारिश सुबह हुआ, चुनाव के पहले देखा जा रहा था। कोई भी अच्छा काम होने के लिए बारिश तो ज़रूरी है। बारिश हुआ है, ममता बनर्जी का विकास पश्चिम बंगाल में हर जगह गूंज रहा है। बारिश किस तरह से खलल चुनाव में प्रक्रिया में? नहीं, कोई ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है। जिस तरह से अभी तक कहीं से विरोधियों की तरफ से या कहीं से कोई आरोप कुछ विरोधी आपको कहीं नज़र आ रहा है? ये सिर्फ गोदी मीडिया जो है उनमें ही विरोधी नज़र आता है, उसके अलावा मीडिया कहीं नहीं है। माने बीजेपी का जो भी विरोधी जो है वो नहीं है। आपका परिचय है? मेरा संदीप रिंकू कुमार, अक्सर ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।